हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो है हम लोग बीजगणित का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी यानी कि हिंदी में से हम लोग बोलेंगे समुच्चय सिद्धांत। ये टॉपिक यानी कि सेट थ्योरी आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। सेट थ्योरी का आज आपका फर्स्ट क्लास होने वाला है। आज के क्लास में हम सेट थ्योरी से संबंधित सारे के सारे A to Z कंसेप्ट और फॉर्मूला का डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा जो है जीरो लेवल से हाई लेवल तक के सारे थ्योरी आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी भी चैप्टर को समझना चाहते हैं या फिर ये कह लीजिए कि गणित के किसी भी चैप्टर का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो उस चैप्टर का सारा कंसेप्ट, सारा का सारा जो आपके थ्योरी है, फार्मूला है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आप पहले से उसका कंसेप्ट, थ्योरी, फार्मूला नहीं जानते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो आप जैसा कि जानते हैं, हम पहले कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसके थ्योरी के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं और फिर उसके फार्मूला और तब जाकर के क्वेश्चन समझाते हैं। तो अगर आप भी सेट थ्योरी से संबंधित सारा का सारा क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में बना करके आना चाहते हैं तो आज का क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको थ्योरी समझ में आएगा, फार्मूला कंसेप्ट समझ में आएगा, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ओवरऑल बोला जाए तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक क्वेश्चन अगर आप सही करना चाहते हैं सेट थ्योरी का तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बीजगणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेट थ्योरी को, सेट थ्योरी हमें पता चला कि इस चैप्टर का नाम है भाई साहब सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर सेट थ्योरी होता क्या है। भाई सेट कहते किसे हैं, सेट कहते किसे हैं, तो जानिए कि सेट किसे कहते हैं। तो भाई अगर पूछा जाए कि सेट किसे कहते हैं तो बोलेंगे सुपरिभाषित। सुपरिभाषित मतलब जो पहले से ही डिफाइन हो, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को। सेट जो शब्द है ना, सेट का अर्थ ही होता है समूह। सेट का अर्थ क्या होता है, समूह होता है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय यानी कि सेट कहते हैं, तथा वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं। क्या सर को है, समझ में नहीं आया? देखिए, हमने बोला कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं तथा वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसे हमने बोला कि 10 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय यानी कि 10 से छोटी विषम संख्याओं का सेट। तो 10 से छोटी विषम संख्या जो है वो कौन कौन सी होगी? तो 10 से छोटी विषम संख्या होगी सर जी 1, इसके बाद आपका होगा जो है 3, 5, 7 और 9। ये सभी के सभी क्या है, 10 से छोटी विषम संख्या है। अब इसका सेट क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा, सेट के जो एलिमेंट होते हैं यानी कि सेट के जो अव्यय होते हैं उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। किस ब्रैकेट के अंदर? मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो हमने क्या कर दिया, 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं को, 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं का सेट। 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं का सेट कहलाएगा। ठीक है, इसको हम सेट ए भी बोल सकते हैं, इसे हम सेट ए भी बोल सकते हैं, ए बराबर भी लिख सकते हैं। यानी कि सेट ए जो है वो क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। इसका मतलब सेट ए जो है वो 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं का सेट है, यानी कि समुच्चय है। तो इसे हम ओवरऑल क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। लेकिन इसमें जो वस्तु है ना, मतलब इसमें जो चीज़ें आपको अंदर में मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझली कोष्ठ के अंदर में जो चीज़ें दिखाई दे रहा है उसको हम जो है समुच्चय के अवयव कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, अवयव या एलिमेंट। तो देखा जाए तो इस वाले सेट में कितने अवयव हैं, अवयव है, अवयव यानी कि कितने एलिमेंट हैं। तो देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इस सेट में 5 अवयव है, यानी कि 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट बोलेंगे इंग्लिश में, या फिर इसको अवयव बोलेंगे। समझ में आ गया? तो 1, 3, 5, 7, 9 जो है
वो क्या है, सुपरिभाषित वस्तु है। इसका परिभाषा पहले से फिक्स है। परिभाषा क्या है कि ये 10 से छोटी सभी विषम संख्याएं हैं, और इसको हमने जब मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये समुच्चय कहला गया। समुच्चय यानी कि सेट कहला गया। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि सेट आप मोटा मोटी समझ होंगे। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, हमने कुछ लिख रखा है कि समुच्चय को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABC ... तथा अवयवों को छोटे अक्षर ABC ... से निरूपित करते हैं। मतलब क्या समझा आपने? मतलब आपने समझा ये कि जो सेट होगा हम उसको ABC से सूचित कर सकते हैं। सेट को ABC से सूचित कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस सेट का नाम क्या दे दिया, A दे दिया। इस सेट का नाम क्या दे दिया भाई साहब? हमने इस सेट का नाम हमने A दे दिया। तो हम किसी भी सेट को, पूरे सेट को सूचित करेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, तथा उसके जो अवयव होंगे यानी उसके जो एलिमेंट होंगे, जैसे कि इसमें 5 एलिमेंट है, उसके एलिमेंट को छोटे अक्षरों से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। यानी कि छोटे जो अक्षर हैं, छोटे ABCD जो है, उससे हम उसको क्या करेंगे, सूचित करेंगे। तो यहाँ पर 1 A कहलाएगा, 3 B कहलाएगा, ये जो 5 है वो C कहलाएगा, 7 D कहलाएगा, और ये E कहलाएगा। कुछ समझ में आया? तो आपने यहाँ पर इतना चीज़ समझा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, कोई भी चीज़ मैं जब पढ़ाऊँगा तो एकदम डिटेल पढ़ाऊँगा, इसमें तो कोई शिकायतें आपको देखने को जो है नहीं मिलेगी। बस गुजारिश आप लोगों से इतना ही है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, बिना आपके मेहनत का काम चलने वाला नहीं है। ठीक, तो ये आपने देख लिया कि सेट क्या है। इसके बारे में और जो कुछ आगे हमने लिखा है उसको समझिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि X A का अवयव है, ये आप इस सभी को X बोल सकते हैं। इस सभी को क्या बोल सकते हैं? X बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो X है वो A का क्या है, अवयव है, यानी कि एलिमेंट है। तब इसे X इज द एलिमेंट ऑफ A बोलेंगे। X इज द एलिमेंट ऑफ A, X इज द एलिमेंट ऑफ A बोलेंगे। यानी कि अगर देखा जाए इस वाले एग्जाम्पल में, तो 5 जो है ना वो सेट A का एलिमेंट है। सेट A का क्या है, एलिमेंट है। और X A का अवयव नहीं है, तब इसे X इज नॉट एलिमेंट ऑफ A बोलेंगे। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं उसको कैसे सूचित करते हैं, और जो एलिमेंट नहीं होते हैं उसको कैसे सूचित करते हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर बात किया जाए कि 5 सेट A का अवयव यानी कि एलिमेंट है कि नहीं, तो बोलेंगे है। तो अगर 5 A का एलिमेंट है तो बोलेंगे 5 इज द एलिमेंट। इसको क्या पढ़ेंगे, जो ये ई की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको जनरली, तो ये जो ई है ये क्या है, इज द एलिमेंट पढ़ेंगे। यानी कि 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि 5 जो है सेट ए का एलिमेंट हैं। लेकिन मैं भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए कि 4 ए का एलिमेंट है, मतलब सेट ए में 4 है तो नहीं है, तो बोलेंगे 4 इज नोट, कट जैसे कर दिए तो क्या हो गया, नोट एलिमेंट ऑफ ए, 4 इज नोट एलिमेंट ऑफ ए। आप ऐसा क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी सेट के एलिमेंट को हम जो है इस चिन्ह से क्या करेंगे, सूचित करेंगे, यानी कि डिनोट करेंगे। ओके, होगा तो सीधा लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो उसको कट कर देंगे। ठीक, अब बढ़िए आगे और आगे के चीज़ों को सीखने समझने की जो है कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सेट हम दिखाने जा रहे हैं, तो उसको याद रखिएगा। जैसे पिछले हमने एग्जाम्पल क्या दिया, इसके पीछे हमने एग्जाम्पल दिया कि 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं का सेट। उसी तरीक़ा से और भी अलग अलग सेट का मैं उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पर लिख ही दिया है, कुछ मुख्य संख्याओं का समुच्चय। क्या लिखा है भाई साहब, कुछ मुख्य संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय को ही हम बोलते हैं सेट। समुच्चय को क्या बोलते हैं भैया, सेट बोलते हैं। समझ में आ गया। तो कुछ मेन जो संख्या है, कुछ मेन जो नंबर है, उसका सेट हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। एन आप लोग जानते हैं प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या के सेट को आप कैसे लिखेंगे, तो जानते हैं प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, तो इसको आपने मिडिल ब्रैकेट में लिख लिया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहला गया प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर का सेट। ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का सेट है, और इसको n से क्या करेंगे हम लोग, डिनोट करेंगे। ठीक, दूसरा है जेड या आई।
जेड या आई को जो है इसको पूर्णांक को जेड या आई से सूचित किया जाता है। तो पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय है यानी पूर्णांक संख्याओं का जो सेट है उसको कैसे लिखेंगे? तो सर पूर्णांक होता है 0 और 0 से आगे बढ़ते जाइए बड़ा और 0 से पीछे बढ़ते जाइए छोटा। तो आप पूर्णांक को मिडिल ब्रैकेट में लिख दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर हमने मिडिल ब्रैकेट में क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो पूर्णांक को मिडिल ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो कहलाएगा पूर्णांक संख्याओं का सेट कहलाएगा यानी कि समुच्चय कहलाएगा। ठीक, इसके बाद है जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब है धनात्मक, सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। सभी धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होते हैं? तो 1 2 3 से लेकर के अनंत तक सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं और सभी धनात्मक पूर्णांक को हमने यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट में लिख दिया तो ये हो गया सभी धनात्मक पूर्णांक का सेट। और दूसरी बात, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वही प्राकृत संख्या भी होती है। तो हम धनात्मक पूर्णांक के सेट को प्राकृत संख्या का सेट भी बोल सकते हैं, यानी कि जो आई प्लस या जेड प्लस जो होता है यानी कि धनात्मक पूर्णांक का जो सेट होता है वो प्राकृत संख्या के सेट के बराबर होता है। इसीलिए हम धनात्मक पूर्णांक के सेट को n के बराबर बोल दिए हैं। क्या बोल दिए हैं? n के बराबर बोल दिए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं जेड माइनस। जेड माइनस मतलब सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन है सर जी? माइनस वाला जो संख्या है वही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, जैसे कि -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये है ऋणात्मक संख्याओं का जो है सेट, इसको हमने मिडिल ब्रैकेट में लिख रखा है तो ये कहलाएगा ऋणात्मक संख्याओं का सेट। आगे बढ़िए और आगे की चीज़ों को सीखने समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं डब्लू। आप सभी जानते हैं डब्लू जो है वो होल नंबर्स को डब्लू से सूचित करते हैं। ठीक, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो आप होल नंबर को क्या बोल सकते हैं? होल नंबर को आप लोग जो है शून्य सहित प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी बोल सकते हैं। देखिए ये है आपका प्राकृत संख्या, लेकिन आप इसमें शून्य को शामिल कर दिए। किसको शामिल कर दिए भाई साहब? शून्य को शामिल कर दिए। तो शून्य को शामिल करने से ही ना होल नंबर बनता है। हमने यहाँ पर कुछ घुमा फिरा के लिखा है शून्य सहित प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि इसको हम साधारण भाषा में पूर्ण संख्याओं का समुच्चय भी बोल सकते हैं, यानी कि होल नंबर का समुच्चय भी बोल सकते हैं। तो इसको हमने मिडिल ब्रैकेट में लिख दिया तो ये हो गया पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। क्यों? आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या को क्यू से सूचित करते हैं। तो सभी परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा? आप सभी जानते हैं P/Q क्यू के रूप की सभी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या होती है। P/Q के रूप की सभी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो P/Q के रूप की सभी संख्या जिस सेट का एलिमेंट होगा वो जो है कहलाएगी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जैसे कि आप देख सकते हैं P/Q इज द एलिमेंट, जहाँ पर P और Q क्या है भाई साहब? तो वो इंटीजर है। P और Q किसका एलिमेंट है? P और Q है। आप सभी जानते भी होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि P/Q के रूप के संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होता है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, पूर्णांक यानी कि इंटीजर होता है। तो यहाँ पर P और Q जो है वो एलिमेंट होगा, यानी कि तत्व होगा, यानी कि अवयव होगा किसका? I का, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो वह सेट जिसमें सभी की सभी जो एलिमेंट हैं वो P/Q का रूप का अगर दिखाई दे रहा है तो उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या बोलेंगे भैया? उसे परिमेय संख्याओं का समुच्चय बोलेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय यानी कि सेट आपने क्या किया, देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक का शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक है आपका समुच्चयों का प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट यानी कि समुच्चय के प्रकार। तो कई प्रकार के सेट आपको पढ़ने हैं। जितने भी प्रकार के सेट पढ़ने हैं A to Z हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप A to Z पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे भाई साहब हमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो नहीं भी आएगा। चलो देखते हैं समुच्चयों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेट। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से प्रकार आपको सेट के पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो है वह है रिक्त समुच्चय।
समुच्चय के टाइप में सबसे पहला टाइप कौन है? रिक्त समुच्चय। इसे ही हम लोग इंग्लिश में एम्प्टी सेट बोलेंगे। कौन सा सेट बोलेंगे? एम्प्टी सेट। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सेट थ्योरी चैप्टर है वो 11th के अंदर है। कहाँ है सर जी? 11th के अंदर। तो मुझे पता है कि जो बच्चे अगर 11th 12th कर बैठे हैं वो तो पूरे समझ जाएंगे, जो नहीं किए हैं तो उनको समझ में दिक्कत आएगा। मैं इसीलिए मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। तो रिक्त समुच्चय सबसे पहला टाइप, यानी कि समुच्चय के प्रकार में, यानी कि जो टाइप्स ऑफ सेट है उसमें सबसे पहला सेट कौन है? इम्प्टी सेट। इम्प्टी जो शब्द है उसका मतलब होता है खाली। इम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। आपने मोबाइल में कई बार देखा होगा इम्प्टी फोल्डर, देखा कि नहीं? तो इम्प्टी फोल्डर का मतलब है खाली फोल्डर, जो मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं। और रिक्त को भी हम लोग खाली ही बोलते हैं। तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट न हो, यानी कि जिसमें एक भी तत्व या उसको अवयव भी बोलते हैं न हो, उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, ऐसा समुच्चय यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई अवयव यानी कि एलिमेंट नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जिसे अब याद रखिएगा कि रिक्त समुच्चय को फाई, इसको क्या पढ़ेंगे भैया? इसको पढ़ेंगे फाई। क्या पढ़ेंगे? इसको फाई पढ़ेंगे, ठीक। तो उसको फाई या मिडिल ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। मिडिल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, मतलब मिडिल ब्रैकेट खाली खाली से रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे तो आपने देखा कि जो रिक्त सेट है उसको या तो फाई से सूचित किया जाता है या खाली मिडिल ब्रैकेट से सूचित किया जाता है, यानी कि वह सेट जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो खाली है, ठीक। अब इसका सर एग्जाम्पल दीजिए। चलो भाई एग्जाम्पल तो देना ही देना है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का तो आप समझेंगे नहीं। हमने क्या बोला आपको एग्जाम्पल में? हमने एग्जाम्पल में आपको बोला कि 1 और 2 के बीच प्राकृत संख्याओं का सेट, 1 और 2 के बीच का, 1 और हमने देखो हम लिख ही देते भैया, 1 और 2, 1 और 2 के बीच के, 1 और 2 के बीच के प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या? तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्या का समुच्चय यानी कि प्राकृत संख्या का सेट। तो भाई साहब हमने आपको क्या बोला कि आप एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें प्राकृत संख्या हो। कौन सी प्राकृत संख्या हो? तो 1 और 2 के बीच वाला प्राकृत संख्या हो। तो भैया बताओ कि 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या है क्या? तो बोलेंगे सर नहीं है। नहीं है मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। 1 और 2 के बीच की जो प्राकृत संख्या है उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि इसको खाली से दिखा सकते हैं, या इसको फाई बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे? फाई बोलेंगे। तो कुछ समझ में आया कि आपको? 1 और 2 के बीच के प्राकृत संख्या का जो सेट होगा वो कहलाएगा रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होता है। अगर आपको 2 और 5 के बीच अगर प्राकृत संख्या पूछेगा किसके बीच, तो 2 और 5 के बीच प्राकृत संख्या का सेट पूछेगा तो 3 और 4 होगा, 3 और क्या होगा? 4 होगा। लेकिन 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच प्राकृत संख्या पूछेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं है, इसके बीच कुछ है ही नहीं। तो 1 और 2 के बीच जो प्राकृत संख्या है उसका जो सेट है वो कहलाएगा एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट, यानी कि फाई। समझ में आ रहा होगा? एक एग्जाम्पल सर और दीजिए। चलो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एक एग्जाम्पल सर मैं क्या दिया? एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या का सेट। किससे बड़ी? तो 2 से बड़ी, 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय यानी कि का सेट। क्या समझा भाई? हमने आपको बोला कि 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या का सेट बनाइए। तो याद रखिएगा कि दुनिया में एक ही ऐसा सम अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? सम अभाज्य संख्या का मतलब है कि वह संख्या जो सम भी हो
और अभाज्य भी हो। तो याद रखिएगा कि दुनिया में केवल एक ही ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और वो है 2। वो है कौन? 2। हम आशा करते हैं कि ये सब आप लोग पहले पढ़े होंगे, ठीक। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या का सेट। तो याद रखिएगा दुनिया में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो और 2 से बड़ा हो। केवल एक ही ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और वह है 2। वो कौन है? 2। लेकिन हम आपको सम अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं, कौन सा? 2 से बड़ी वाली। तो ये तो खाली ही रहेगा, मतलब इसको हम 5 बोल सकते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया कि वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट यानी कि कोई भी अवयव न हो उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, मतलब उसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, ठीक। अब बढ़िए आगे। और दूसरा जो आपका टाइप है सेट का, वो है भाई साहब एकल सेट। नाम से ही स्पष्ट है, एकल समुच्चय मतलब एक ही इसमें एलिमेंट होगा, यानी कि इसमें जो अवयव होंगे वो कितने होंगे? एक ही होंगे। इसको इंग्लिश में सिंगलेटन सेट बोलेंगे। तो ये सिंपल है। ऐसा समुच्चय यानी कि ऐसा सेट जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। वो क्या कहलाएगा भाई? एकल समुच्चय कहलाएगा। सर इसका एग्जाम्पल दीजिए। लो भाई, क्या दिक्कत है एग्जाम्पल देने में? मान लीजिए हमने बोला एग्जाम्पल में कि एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 5। सॉरी, ये मिडिल ब्रैकेट लेना है एनी टाइम, स्मॉल ब्रैकेट नहीं लेना है। कौन सा ब्रैकेट लेना है? मिडिल ब्रैकेट। ये मिडिल ब्रैकेट आपको लेना है। आप लोग अच्छा से मिडिल ब्रैकेट बनाइएगा, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर सेट ए जो है इसमें कितने एलिमेंट है यानी कि कितने तत्व है? तो सर एक ही है, केवल 5। एक एग्जाम्पल हम आपको और दे सकते हैं। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? सम अभाज्य संख्या का सेट। तो सम अभाज्य संख्या के सेट का नाम हम बी दे देते हैं। तो दुनिया में सम अभाज्य संख्या कितने हैं? तो सम अभाज्य संख्या सर एक ही है, 2। एक ही कौन है? 2। तो ये जो 2 है, ये जो बी सेट है, सेट बी में कितने तत्व हैं यानी कि कितने एलिमेंट है? तो सर इसमें भी तो एक ही एलिमेंट आया। तो आपने देख लिया कि वह सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो यानी कि एक ही तत्व हो, उसे बोलते हैं हम लोग कौन सेट? उसे बोलते हैं एकल समुच्चय यानी सिंगलेटन सेट। ओके, अब बढ़िए आगे और अगले चीज़ों को समझेंगे। अब आपका अगला है परिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इसके जस्ट बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अपरिमित समुच्चय। इसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। इस दोनों को हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। तो जानिए कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं और परिमित समुच्चय किसे कहते हैं और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। देखिए, फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स। तो वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो यानी कि अवयवों की संख्या फिक्स हो, उसे हम गिन सकते हैं। जैसे कि 5 गो एलिमेंट, 10 गो एलिमेंट या 20 गो एलिमेंट, तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और इसका नाम से ही स्पष्ट है, अपरिमित यानी कि अनंत यानी कि इनफाइनाइट। तो वैसा सेट जिसके एलिमेंट का जो नंबर हो, एलिमेंट का जो संख्या हो यानी कि उसके जो तत्व हो वो अनंत हो, उसको हम गिन ना सके, तो उसे बोलेंगे अपरिमित सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय। ओके, तो आपने मोटा मोटी समझा। अब डिटेल में समझो भाई साहब, डिटेल में समझना हमारा फितरत है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनाइट सेट क्या है। हमने यहाँ पर लिख दिया कि वे समुच्चय यानी कि वे सेट जिसके अवयवों को गिना जा सके परिमित समुच्चय कहलाते हैं। अब गिन किसको सकते हैं? जिसमें जो अवयव है वो फिक्स हो, जैसे कि 20, 25, 10, 5 फिक्स नंबर होगा तब गिन पाएंगे। अनंत रहेगा तो गिन नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, इनके अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर कहते हैं, कार्डिनल संख्या कहते हैं, जिसे OA या NA से सूचित किया जाता है। देखिएगा, एक एग्जाम्पल समझिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमने आपको एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए कोई सेट A है जिसके जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3, 4,
5 है। ठीक, ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, यानी कि ये जो तत्व है वो 1 2 3 4 5 है। अब बताइए कि सेट ए जो है इसके सभी एलिमेंट को आप गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे? तो बोलेंगे सर गिन पाएंगे। 1 2 3 4 5। तो हमने देखा कि इसके एलिमेंट को मैं गिन पाया, क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स एलिमेंट था 5। अब इसमें अनंत एलिमेंट हम डाल देंगे तो नहीं गिन पाएंगे। तो सीधा समझ गए कि ये जो सेट ए है वो एक परिमित सेट है, समुच्चय है, यानी कि फाइनाइट सेट है। अब जो फाइनाइट सेट होंगे उसके अवयवों की संख्या को, यानी कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को जनरली NA से सूचित करेंगे। OA कहीं कहीं पे आपको यूज होगा, लेकिन NCERT बोलता है NA। तो यहाँ पर NA कितना है? NA बोले तो सेट A में कितने एलिमेंट हैं, यानी कि सेट ए के एलिमेंट का नंबर कितना है। सेट ए के एलिमेंट का नंबर कितना है, यानी कि सेट ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं। तो गिन के बताओ आप लोग जल्दी से। तो सीधा बोलेंगे सर सेट ए में 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो एलिमेंट है, यानी पी कि यहाँ पर NA का जो वैल्यू है, NA का जो वैल्यू है वो 5 होगा। वो कितना होगा भैया मेरे? 5 होगा। समझ में आ गया? तो इसको गिन पा रहे हैं इसीलिए 5 बोल पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। मान लीजिए कि कोई सेट बी है। बी सेट जो है वो है AEIOU, AEIOU, ये कोई सेट है। अब इस सेट को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो फिक्स है। क्या गो? तो 1 2 3 4 5 गो, और इसके एलिमेंट को हम गिन भी पा रहे हैं पूरा। तो हम इसे बोलेंगे कौन सा सेट? फाइनाइट सेट। हम अगर यहाँ पर NB होगा, यहाँ पर क्या होगा? NB मतलब सेट बी के एलिमेंट की संख्या, यानी कि अवयव की संख्या। तो कितना गिने थे आप? 5 गिने थे। समझ में आ गया? तो वैसा सेट जिसमें एलिमेंट का नंबर, यानी कि अवयव का जो संख्या है वो फिक्स हो, उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। अब बढ़ते हैं आगे, और अगला चीज़ आप समझिएगा जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इनफाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट का जस्ट अपोजिट है, यानी कि जस्ट उल्टा है। कैसे जस्ट उल्टा है वो समझिए। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। वे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना न जा सके उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब गिन किसको नहीं पाएंगे? जिसमें अनंत एलिमेंट हो, उसी को नहीं गिन पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप समझिए। जैसे मैंने बोला प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या हमने बोला भैया? हमने एग्जाम्पल दिया जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। क्या है? तो प्राकृत संख्याओं का क्या है? समुच्चय है। ये ... तो बताइए अब प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है इसमें कितने एलिमेंट हैं? सर प्राकृत संख्या होते हैं अनंत, यानी कि उसको गिन नहीं सकते। पूरे प्राकृत संख्याओं को गिन नहीं सकते। दुनिया में कितने होते हैं सो, तो ऐसे सेट कहलाएंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय मतलब इसमें बहुत सारा एलिमेंट होंगे, अनंत एलिमेंट होंगे। एक एग्जांपल और दे देते हैं। मान लीजिए कोई सेट बी है, कोई सेट बी है जो है 2 4 6 8 10 ... अब ये ... का क्या मतलब है? का मतलब ये कि बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा ये सम संख्याओं का सेट है, क्योंकि 2 4 6 8 10 ये सब क्या दिखाई दे रहा है? तो ये सब दिखाई दे रहा है सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। तो जो सम संख्या के जो सेट होंगे वो भी इनफाइनाइट सेट होंगे, यानी कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बातें। तो 4 प्रकार का सेट भैया आपने पढ़ लिया। अब बढ़ो आगे, 5वां सेट पढ़िए। 5वां सेट का नाम है समान समुच्चय। इंग्लिश में इसको इक्वल सेट बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई साहब? इसको बोलेंगे इक्वल सेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इक्वल सेट बोलेंगे। तो इक्वल सेट चलिए हम लोग पढ़ना सीखना समझना शुरू करते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपके जितने भी भाई बहन अगर आपके कोई भी कंसल्ट में हो और वो अगर ये
पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया हो तो आप लोग उनको ज़रूर ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ इस तरह के पढ़ाई चल रहे हैं, ठीक। तो आप लोग ये इतना हेल्प तो कर ही सकते हैं एलजीआर स्टडी के लिए। इक्वल सेट क्या है समझिए। इक्वल सेट का कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी तरीक़ा से मैं समझा दूंगा, लेकिन हल्का दिमाग यहाँ पर आपको जो है एकत्रित करना होगा, कंसंट्रेट करना होगा अपने माइंड को। क्या है इक्वल सेट? अब इक्वल यानी कि बराबर, यानी कि समान। जब जैसे ही समान की चर्चा हुई तो यहाँ पर दो का चर्चा होगा। हम किसी को बराबर कब बोलेंगे? जब दो चीज़ें हमारे सामने हो तब तो उसको हम समान यानी कि इक्वल यानी कि बराबर बोलेंगे। तो इक्वल सेट का जैसे ही कंसेप्ट आया तो आपके माइंड में आ गया कि भैया कम से कम दो सेट का चर्चा होगा। यहाँ पर कितने सेट का चर्चा होगा? दो सेट का चर्चा होगा। तो याद रखिएगा कि यदि कोई एक सेट है यानी कि कोई एक समुच्चय है, ए है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यानी कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी का अवयव हो यानी कि समुच्चय बी का एलिमेंट हो, और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव हो, तब समुच्चय ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं। सर नहीं समझे? बिल्कुल नहीं समझे। आप नहीं समझे तो अब समझिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल डालूंगा ना तो आप आराम से समझ जाइएगा। एग्जाम्पल के हेल्प से समझिए, आपको परिभाषा ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा आपको कि एक सेट ए है, ठीक। ये जो सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक। और एक सेट हमने बोल दिया कि एक बी है। दूसरा सेट कौन है? बी। अब बी का एलिमेंट कौन कौन है समझिए। बी का एलिमेंट है 3 1 और 1 मिनट, एक सेकेंड रुकिएगा। ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का, बिल्कुल ठीक है। 3 1 और हमने आपको बोला 4 और 2, तो 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। ये दो सेट मैंने आपके सामने में रखा। अब ये समान समुच्चय है यानी कि इक्वल सेट है कि इक्वल सेट नहीं है, ये हमें पता करना है। तो याद रखिए इसके लिए क्या है, आप सबसे पहले देखिए कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव है कि नहीं। देखो भाई साहब, समुच्चय ए में है 1 2 3 4। अब ये देखिए कि ये सभी के सभी समुच्चय बी में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। आगे पीछे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो सर बिल्कुल समुच्चय ए में जो है 1 2 3 4 था और समुच्चय बी में भी 1 2 3 4 दिख रहा है। पहला कंडीशन हो गया पूरा। अब दूसरा कंडीशन कहता है कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव हो। तो समुच्चय बी में कौन है? समुच्चय बी में 1 2 3 4, आगे पीछे है लेकिन है तो 1 2 3 4 ही। तो देख लेते हैं मिला करके कि वो वाला ए में है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 है बी में, और ये सभी के सभी ए में भी दिखाई दे रहे हैं। ए में 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कोई भी दो सेट आपके सामने अगर दिखाई दे रहा हो, मतलब आपके सामने दो सेट रखा गया हो और ए का सभी एलिमेंट बी में हो और बी का सभी एलिमेंट ए में हो, आगे पीछे हो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल होना चाहिए, तब जो है सेट ए जो है वो बराबर कहलाएगा सेट बी के। सेट ए इक्वल कहलाएगा किसके? सेट बी के। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में आया तो आ गया होगा। बिल्कुल एग्जाम्पल जैसे ही मैं दूंगा तो आराम से समझ में आएगा। इसके लिए आप 11th पढ़े हो या नहीं पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो आपने जो बच्चे 11th 12th कर रहे हैं उसके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, जो नहीं किए होंगे तो उसको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर भी वही बोला गया था कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यानी कि प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी का अवयव हो यानी कि बी में वो दिखे, और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव यानी कि प्रत्येक एलिमेंट ए का अवयव हो, तब समुच्चय ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं, यानी कि ए और बी को इक्वल कहते हैं यानी कि बराबर कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो 5 नंबर सेट है इक्वल सेट वो समझ पाए होंगे। आगे बढ़ो मेरे प्यारे भाइयों और अगले चीज़ों को सीखिए। 6 नंबर सेट को,
6 नंबर सेट को अब आप लोग सीखने समझने की कोशिश कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है 6 नंबर। इसमें बहुत सारे चीज़ें आपको सीखने भी हैं। तो आइए बहुत ही एकदम इत्मीनान से, आराम से, कोई हल्लाबाजी नहीं, कोई चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। क्या है भाई साहब? छठा जो सेट है उसका नाम है उपसमुच्चय। इसको इंग्लिश में सबसेट बोलेंगे। तो आइए जानते हैं कि सबसेट क्या होता है, यानी कि उपसमुच्चय क्या होता है। तो यहाँ पर पहले इस लाइनों को पढ़िए। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, दो सेट हैं। दो क्या है? सेट है। आपको ए और बी दो सेट दे दिया गया है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, समुच्चय बी का अवयव हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का जो है उपसमुच्चय यानी कि सबसेट कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तथा इसे ये जो सबसेट का साइन है ये ऐसे खींचिए और इसके नीचे एक लकीर दीजिए, ये सबसेट का चिन्ह है। इसे ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर पहले यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसको एक एग्जाम्पल से समझिए, फिर इससे आगे की चीज़ों को एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। मान लीजिए कि ये कोई सेट है आपके पास। एक मिनट, सॉरी। देखिएगा, मान लीजिए कि ये ए कोई सेट है आपके पास कोई सेट ए है। ए के जो एलिमेंट हैं वो आपको दिया गया है 1 2 3, ये ए के एलिमेंट है। एंड कोई बी सेट मैंने आपको दे दिया, सेट बी मैंने आपको दिया। सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर सेट ए जो है वो सब सेट कहलाएगा। किसका? तो बी का। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ए किसका सबसेट है? सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। ए सबसेट है बी का। क्यों है सर जी? क्योंकि आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए के सभी एलिमेंट आपको बी में दिखाई दे रहे हैं। ए के सभी एलिमेंट कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ए के सभी एलिमेंट बी में दिखाई दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई दो सेट है आपके पास और अगर पहले का सभी एलिमेंट दूसरे में दिखाई दे रहा हो, 1 2 3, देखिए भाई सब इसमें भी 1 2 3 है, तो ये जो पहला सेट है ए सेट जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। वो बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। एक बार परिभाषा से और इसको सिद्ध कर लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया था? माना ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यानी कि समुच्चय ए का सभी एलिमेंट समुच्चय बी का अवयव हो, यानी कि समुच्चय बी में वो दिखाई दे रहा हो, तो समुच्चय ए को, किसको? ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं, यानी कि सबसेट कहते हैं। तथा इसे ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं। समझ में आ गया? साथ ही अब यहाँ से आगे की चीज़ों को समझिए। यहाँ से आगे की चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। तो आपने देख लिया कि अगर कोई दो सेट है, पहला का सभी दूसरा में दिख रहा है, तो पहला सेट दूसरे का सबसेट कहलाएगा। लेकिन इससे आगे क्या लिखा गया कि साथ ही समुच्चय बी यानी कि सेट बी, कौन सी? तो सेट बी जो है ए का, किसका? ए का अधिसमुच्चय यानी कि सुपर सेट कहलाएगा। ए का क्या कहलाएगा भाई साहब? ए का ये सुपर सेट कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि सुपर सेट को किससे सूचित करते हैं? अधिसमुच्चय यानी कि सुपर सेट को। मैं यहाँ पर ही क्या करता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। कभी भी अगर आप ये नोट पढ़े तो मैं लिख देता हूँ कि सुपर सेट को यानी कि अधिसमुच्चय को, ठीक, SUPERSET, सुपर सेट को ये देख लीजिएगा, उल्टा सी और नीचे में एक लकीर से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कुछ समझ में आया आपको?
सूचित किया जाता है। अब हम करके दिखाते हैं कि ये क्या है। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी दो एग्जाम्पल में, ये पहले समझ लीजिए कि सुपर सेट यानी कि अधिसमुच्चय है क्या। तो साथ ही अगर देखेंगे समुच्चय बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। अगर कोई दो सेट एक दूसरे का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है तो बी जो है बी जो है वो सुपर सेट कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा ए का। बी क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा ए का। तो आप लोग यहाँ पर दो सेट पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिए उपसमुच्चय और दूसरा पढ़ लिए आप सुपर सेट यानी कि अधिसमुच्चय। हम आशा करते हैं कि ये दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम एक एग्जाम्पल और लेकर के समझाते हैं ताकि अगर आपके अंदर कुछ भी समस्या बचा हो तो वो आराम से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग इस जो उपसमुच्चय है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक है एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, सेकेंड एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 5 9, ठीक। ए का एलिमेंट क्या है? 1 5 9। एंड बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट यहाँ पर आपको दिया गया 1 3 5 7 9। तो भाई पहले हम तो जानेंगे कि ए बी का सबसेट है कि नहीं। तो चेक कीजिए कि ए का सभी एलिमेंट बी में दिखाई दे रहा है कि नहीं। 1 5 9 बिल्कुल यहाँ पर भी 1 5 9 दिखाई दे रहा है। मतलब हमें पता चल गया कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में दिखाई दे रहा है। सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ ए जो है वो सबसेट है बी का। ए क्या है? सबसेट है बी का। इसको क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट है बी का, ठीक। एंड हम आपको बताए थे कि अगर ए बी का सबसेट होगा तो बी जो है वो सुपर सेट कहलाएगा। सुपर सेट को उल्टा से दिखाते हैं, उल्टा जो है सी से दिखाते हैं। तो बी जो है वो सुपर सेट होगा ए का। बी जो है वो सुपर सेट होगा ए का। समझ में आ गया चीज़ आपको। अब आप लोग चलिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको एक मिनट ताकि सारा का सारा समस्या दूर ही हो जाए आज, ठीक। एक एग्जाम्पल हमने आपको तीसरा एग्जाम्पल दे दिया कि भाई ए जो सेट है वो है 1,3 है। एंड जो बी सेट है यहाँ पर वो यहाँ पर दिया गया है 1,5,9। 1,5,9। अब आप बताइए कि ए बी का सबसेट है कि नहीं। तो पहले तो चेक करना होगा कि ए का सभी एलिमेंट बी में दिख रहा है कि नहीं। तो सर 1 तो दिख रहा है, लेकिन सर ये 3 नहीं है बी में, यानी कि ए का सभी एलिमेंट बी में नहीं हैं। तब क्या होगा? तो इसका मतलब है कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं है। सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं है, यानी कि बोलेंगे यहाँ जो है ए सबसेट नहीं है। किसका? बी का। ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। और जब ए बी का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब है कि बी जो है वो ए का सुपर सेट भी नहीं होगा। बी जो है वो ए का सुपर सेट भी नहीं होगा, ठीक। तो ये आपने एग्जाम्पल है वाला भी देख लिया और नहीं वाला भी देख लिया। अब बढ़िए अगले सेट को समझिए जिसका नाम है उचित समुच्चय। इसको
इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। देखिए सबसेट तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक वर्ड जुट गया प्रॉपर। तो जानिए कि प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। ये सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आइए समझते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो इसने बोला कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, परंतु समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए का अवयव न हो, तब समुच्चय ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, यानी कि प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और इसे ए प्रॉपर सबसेट, इसको जनरली आप सी बोलेंगे लेकिन सी नहीं है, ए प्रॉपर सबसेट बी से निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल के हेल्प से देखिए, एग्जाम्पल के हेल्प से समझिए। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि भाई एक कोई सेट मैंने आपको दे दिया, मैंने एक सेट दिया ए। सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो 1, 2 और 3 हैं, ठीक। और साथ ही साथ हमने आपको एक बी सेट भी दे दिया। सेट बी के जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3, 4 है। तो इसने क्या बोला कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, यहाँ पर देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी में दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, परंतु समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए का अवयव न हो। तो देख लीजिए बी में एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तब इस स्थिति में हम समुच्चय ए को बी का उचित समुच्चय यानी कि सुपर सबसेट बोलेंगे और इसे ए सुपर सबसेट बी से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा क्या चीज़, तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ए जो है यहाँ ए जो है वो सुपर सबसेट है बी का, सुपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए का सभी एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। ओके, अब एक मिनट, एक अलग एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि भैया सेट ए जो है वो है 3, 4, 5 एंड साथ ही साथ सेट बी जो है वो आपको दिया गया है 4, 3, 5। तो देखिए यहाँ पर 3, 4, 5 सेट ए का एलिमेंट है और 4, 3, 5 सेट बी का एलिमेंट है। सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में दिख रहा है, सभी का सभी एलिमेंट सेट बी में दिख रहा है, लेकिन सेट बी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा जो ए में न हो, मतलब बी का भी सभी ए में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है सेट ए सेट बी का सुपर सबसेट नहीं कहलाएगा, सेट ए सेट बी का सुपर सबसेट नहीं कहलाएगा। और इसको किससे सूचित करेंगे, तो इसको बोलेंगे कि ए जो है वो सुपर सबसेट नहीं है बी का, सुपर सबसेट नहीं है बी का। ओके, तो ये आपने देख लिया, एक है वाला और एक नहीं वाला भी हमने क्या कर दिया, आपको समझा दिया। और अगला पढ़िए, अब अगला क्या है, समष्टीय समुच्चय, इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। बहुत आसान है ये यूनिवर्सल सेट समझना। जानिए यूनिवर्सल का मतलब ही होता है ऐसा, यूनिवर्सल जो है ना यूनिवर्स से बना है, और यूनिवर्स वो है जिसमें पूरा दुनिया समाया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जो सभी सेट को समाहित कर रहा हो, यानी कि जिसमें सभी सेट दिखाई दे रहा हो। देख लीजिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के हेल्प से ही हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यूनिवर्सल सेट को समझाने के लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट को यू से सूचित किया जाता है, बड़ा यू से सूचित करेंगे, यानी कि इसको यू से डिनोट करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए कि कोई सेट ए है, इसका जो एलिमेंट है
वो 3, 4, 5 है। एक सेट बी हमने आपको दिया जिसका जो एलिमेंट है वो 1, 2 है। 1, क्या है, 2 है। और एक तीसरा सेट हमने दिया सी, और सी का जो एलिमेंट है वो मैंने आपको दे दिया, सॉरी, जो तीसरा सेट है वो हमने आपको दिया यहाँ पर, मान लीजिए कि 6, 7 और 8। अब हमने क्या किया कि एक सेट और दे दिया आपको हमने यू, मैंने आपको एक चौथा सेट यू दिया, और यू का जो एलिमेंट है वो 1 से 9 तक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप देख पा रहे हैं कि इस तीनों सेट के सभी एलिमेंट सेट यू में दिखाई दे रहे हैं, सेट यू में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तीनों सेट ए बी सी तीनों सेट यू में समाहित है, यानी कि यू में दिखाई दे रहा है। तो आप देख लो भाई साहब, 3, 4, 5, तो यहाँ पर देखो 3, 4, 5 है। सेट बी का था 1, 2, तो यहाँ पर 1, 2 है। सेट सी कहता है 6, 7, 8, तो यहाँ पर देखिए 6, 7, 8 है। यानी कि ये तीनों के तीनों सेट यू सेट में समाहित हैं, यानी कि सेट यू में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सेट ए बी सी सभी जो है सेट ए बी सी तीनों के लिए यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है। सेट ए बी और सी तीनों के लिए सेट यू क्या है, तो सेट यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। समझ में आ गया? यहाँ जो सेट यू है वो तीनों सेट ए बी सी के लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आपने एग्जाम्पल के हेल्प से तो समझ लिया, इसमें लिख दिए हम, उसको समझिए। कोई विचाराधीन समुच्चय ए जिस बड़े से बड़े निश्चित समुच्चय का उपसमुच्चय होता है वह बड़े से बड़ा जो है समुच्चय समष्टि समुच्चय कहलाता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो यूनिवर्सल सेट है वो सबसे बड़ा है। यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसे बड़ा है, और वही बड़ा से बड़ा जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। समझ में आ गया? और दूसरी कंसेप्ट ये भी है कि ये तीनों के तीनों जो है ना उप समुच्चय है, यानी कि सबसेट है यू का। सबसेट किसका है, यू का है। तो ये इस तरीका से आपने समझा कि यूनिवर्सल सेट जो है क्या होता है। टाइप ऑफ सेट हम लोग आज क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, यानी कि सेट के ऊपर ऑपरेशन करेंगे हम लोग। याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन होते हैं वो जनरली जोड़ घटाव गुना भाग होते हैं। 4 ऑपरेशन फेमस हैं, तो इसमें ये 4 ऑपरेशन नहीं पढ़ने हैं, कुछ अलग अलग टाइप के ऑपरेशन आपको पढ़ने होंगे सेट से रिलेटेड, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगला क्लास का इंतजार कीजिए, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। और इस सेशन के बारे में, ये जो आपके कोर्स चल रहे हैं, इस कोर्स के बारे में अगर आपके दोस्त भाई बहन किसी को अगर जानकारी नहीं है तो आप लोग जो है ज़रूर उनको बताइए। और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं ये कोर्स तो ज़रूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।